वंदे मातरम दोस्तों। सर्वप्रथम तो आपको सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त हेमंत सिंह राजावत देवदृष्टि IAS और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपना कर्नाटक के पठार को पढ़ लिया था, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा कर्नाटक के पठार को पढ़ लिया था। उसके बाद हमको प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन के पठार से रिलेटेड हमारी स्टडी चल रही है, उसमें हमने कर्नाटक के पठार को पढ़ लिया। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दक्कन ट्रैप को पढ़ने जा रहे हैं। तो दक्कन ट्रैप की स्थिति क्या है, कैसे बना है, किस जगह तक वो विस्तारित है, किस प्रकार की पहाड़ियाँ, चोटियाँ, किस प्रकार का खनिज, किस प्रकार की फसल इत्यादि वहाँ पर पाए जाते हैं, उस सारी विषय पर चर्चा आज हम करेंगे, जो आपके MPSI के एग्ज़ाम और MPPSC प्री के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण आपकी जानकारी होगी, जो आपके आने वाले एग्जामों में आपको कई क्वेश्चनों को हल कराने में सहायक है। ठीक, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज दक्कन ट्रैप के बारे में अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, दक्कन ट्रैप दक्षिण के पठार का या दक्कन के पठार का हिस्सा है। दक्कन ट्रैप का जो नामकरण है, जो दक्कन ट्रैप का नामकरण है, ये एक स्वीडिश भाषा के शब्द ट्रैपा से हुआ है। ट्रैपा स्वीडिश भाषा का शब्द है, ट्रैपा, जिससे इसका नामकरण हुआ है। ट्रैपा का क्या अर्थ होता है? ट्रैपा का अर्थ होता है सीढ़ी नुमा। बाद में इसी स्वीडिश शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया ट्रैप करके, ट्रैप से। तो जो दक्कन ट्रैप का जो नामकरण हुआ है वो स्वीडिश भाषा के शब्द ट्रैपा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी नुमा। जैसा कि आप देखते हैं, दक्कन के पठार का जो भी क्षेत्र है, मतलब सीढ़ी नुमा आकृति में फैला हुआ, विस्तारित हुआ, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो जहाँ दक्कन के पठार का नामकरण स्वीडिश भाषा के शब्द से हुआ है, वहीं इसका निर्माण से रिलेटेड, इसके निर्माण से संबंधित कई तथ्य पूछे जाते हैं, जिनमें ये पूछा जाता है ये किस प्रकार से उत्पादित हुआ या किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। उसके निर्माण के संबंध में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों में क्रिटेशियस काल में, लगभग अभी से 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से हुआ है। मतलब इसका निर्माण जो हुआ है 66 मिलियन वर्ष पूर्व, 66 मिलियन वर्ष पूर्व, क्या क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस युग में या काल में। कैसे हुआ? बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से इसका जो निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप का, तो हुआ है लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस युग में बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से हुआ है। मतलब बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से मतलब है कि बेसाल्टिक लावा धरती से बाहर निकला, धरती पर जमने लगा, और उससे जो आकृति का निर्माण हुआ, जो संरचना निर्माण हुआ, उसको हम आज के नाम से जानते हैं, दक्कन के ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो बेसाल्टिक लावा है, ये किस प्रकार का बेसाल्टिक लावा था, इसको किस प्रकार के बेसाल्टिक लावा के नाम से जानते हैं? तो ये जो बेसाल्टिक लावा था, इसको हम थोलेटिक प्रकार के लावा से हुआ है। मतलब जो लावा उद्भेदित हुआ वो किस प्रकार का था? थोलेटिक प्रकार का था। थोलेटिक प्रकार का लावा क्या होता है, जब हम ज्वालामुखियों को अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, थोलेटिक प्रकार के लावा, इसी लावा को हम एक नाम से और जानते हैं, रोफी लावा। रोफी लावा के नाम से, या इसी को हम बेसिक लावा, भी कहते हैं। मतलब जो थोलेटिक प्रकार का लावा है उसी को हम क्या रोफी लावा या बेसिक लावा भी कहते हैं, जो किसके निर्माण में सहायक है, दक्कन ट्रैप निर्माण में सहायक है। अब ये जो बेसिक लावा या थोलेटिक लावा है, ये कहीं ना कहीं से तो
उद्वेदित हुआ होगा कहीं ना कहीं से, जमीन से बाहर आया हुआ। तो ये आया था ज्वालामुखी से। तो वो ज्वालामुखी कौन सा था? हॉटस्पॉट टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। हॉटस्पॉट प्रकार के ज्वालामुखी से ये उद्वेदित हुआ था ये लावा। हॉटस्पॉट प्रकार के ज्वालामुखी कैसे होते हैं? जो वे ऐसे ज्वालामुखी थे जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब जो क्रिटेशियस काल से पहले भी थे, ठीक, क्रिटेशियस काल में भी थे, क्रिटेशियस काल के बाद आज भी हैं और आज से आने वाले अन्य समय में भी रहेंगे। मतलब शाश्वत ज्वालामुखी जो हमेशा रहने वाले हैं, उन ज्वालामुखियों को हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। इस हॉटस्पॉट ज्वालामुखी जिससे थोलेटिक प्रकार का लावा निकला, जिससे दक्कन टैप का निर्माण हुआ, उस ज्वालामुखी का क्या नाम था? रियूनियन ज्वालामुखी। रियूनियन ज्वालामुखी नाम था जिस ज्वालामुखी से इस लावे का उद्भेदन हुआ और जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दक्कन ट्रैप का निर्माण जिस लावा से हुआ है, तो लावा किस प्रकार का है? तो थोलेटिक प्रकार का लावा। तो उस लावे का उद्भेदन किस प्रकार के ज्वालामुखी से हुआ है? तो उस प्रकार का ज्वालामुखी कौन सा है? आपका हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। उस हॉटस्पॉट ज्वालामुखी को जिस प्रकार के ज्वालामुखी से उद्भेदन हुआ है वो है हॉटस्पॉट टाइप का ज्वालामुखी। उस टाइप के ज्वालामुखी का नाम क्या है जिससे उद्भेदन हुआ है? उस ज्वालामुखी का नाम है रियूनियन ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ज्वालामुखी मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप के। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है ये मेडागास्कर में स्थित है ये वाला ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी ये किसके अधीन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रियूनियन ज्वालामुखी जो कि एक हॉटस्पॉट टाइप का ज्वालामुखी है जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, वह किसके अधीन है? तो ये अभी जो ज्वालामुखी है ये फ्रांस के अधीन है। ठीक है, फ्रांस के अधीन है। ठीक, चलो, तो अभी तक मैंने जो बात आपको बताई वो बात मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो लगभग आज से 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में हुआ। क्रिटेशियस काल में किससे हुआ? बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से। वो बेसाल्टिक लावा किस प्रकार का लावा था? वो बेसाल्टिक लावा था थोलेटिक प्रकार का लावा, जिसको हम रॉफी लावा या बेसिक लावा के नाम से भी जानते हैं। जब ये लावा धरती पर आया तो किस प्रकार के ज्वालामुखी से आया? तो आया हॉटस्पॉट टाइप के ज्वालामुखी से। उस हॉटस्पॉट टाइप के ज्वालामुखी का नाम क्या था? उसका नाम था रियूनियन ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी स्थित है मेडागास्कर में। उस ज्वालामुखी मेडागास्कर में स्थित है, वो किसके अधीन है? वह ज्वालामुखी, तो वह ज्वालामुखी फ्रांस के अधीन है। ठीक है, तो ये इसके निर्माण से संबंधित कुछ बातें थी। इस प्रकार इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन। इस दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में कौन कौन से अपने भारत में दक्कन ट्रैप में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से शहर स्थित हैं इस दक्कन ट्रैप के लावा क्षेत्र में? तो इस दक्कन ट्रैप के लावा क्षेत्र में स्थित शहर पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसमें सबसे पहले अपना इंदौर मध्य प्रदेश का, भोपाल, सूरत, नागपुर, अहमदाबाद और महाराष्ट्र शामिल। मतलब इसका क्षेत्र लगभग इन सभी शहरों में विस्तारित है। इंदौर से लेकर भोपाल, सूरत, नागपुर, अहमदाबाद और महाराष्ट्र। मतलब तीन, आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो लगभग 3 राज्य हमारे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों में इस बेसाल्टिक प्रकार के लावा का उद्भेदन हुआ और यहीं पर ये विस्तारित हो गया। तो लगभग इन सभी क्षेत्रों में जो है हमारे दक्कन ट्रैप का हिस्सा पाया जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन और आता है कि दक्कन के पठार या किसी
पठार का कोई हिस्सा समुद्र में भी विस्तारित है कि दक्कन के पठार का कुछ हिस्सा उसके पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाला अरब सागर में विस्तारित है, तो बिल्कुल है। इस दक्कन ट्रैप पर लगभग 100 किलोमीटर का भाग कहाँ पर विस्तारित है? 100 किलोमीटर का भाग लगभग अरब सागर में विस्तारित है। लगभग 100 किलोमीटर तक के अंदर ये अरब सागर में भी इस प्रकार के लावा का जो है जमाव है, तो वहां तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अब क्वेश्चन आता है, और लगभग महाराष्ट्र का 80% भाग दक्कन ट्रैप में आता है। 80% भाग महाराष्ट्र का 80% भाग महाराष्ट्र का दक्कन ट्रैप में आता है। इसके अलावा 20% भाग पर मध्य प्रदेश व राजस्थान के कुछ जिले, कुछ शहर स्थित है किसमें? दक्कन ट्रैप में। तो इसी कारण इस दक्कन ट्रैप को हम कई बार महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी संबोधित कर देते हैं, क्योंकि इसका जो दक्कन ट्रैप का लगभग 80% भाग महाराष्ट्र के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही आता है। महाराष्ट्र लगभग 80% दक्कन ट्रैप में बसा हुआ है, इसलिए हम इसको कभी कभी महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। 20% भाग इस दक्कन ट्रैप का कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। इस क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से शहर कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, सूरत, नागपुर, अहमदाबाद, महाराष्ट्र। ये बड़े शहर हैं। हमेशा क्वेश्चन बड़े शहरों से ही पूछा जाता है, कभी ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कोई जिला वाइज पूछेगा, बहुत डीप जाएगा तो पूछ सकता है, लेकिन वैसे नहीं पूछा। तो बड़े शहरों के बारे में आपसे कभी बात पूछ सकता है, 4 शहरों के नाम दे दे, उनमें से पूछे 3 जो दक्कन ट्रैप के हिस्से में, दक्कन ट्रैप के अलावा क्षेत्र में आते हैं, बाकी नहीं आते, कौन सा नहीं आता है, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि दक्कन के पठार का कुछ भाग अरब सागर में भी विस्तारित है क्या? अरब सागर में भी कुछ भाग विस्तारित, तो बिल्कुल है। अरब सागर में लगभग 100 किलोमीटर का भाग इसका दक्कन ट्रैप का भाग विस्तारित है। 80% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तारित। ठीक, तो ये कुछ इसके विस्तार से रिलेटेड बातें थी। अब आते हैं इसके मेन विस्तार पर, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसका विस्तार एक्चुअली में कहां से कहां तक है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो जो दक्कन के पठार का विस्तार है वो लगभग 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब गोवा। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से थोड़ा ऊपर से इसका विस्तार है। कहाँ तक जाता है? उत्तर पश्चिम में। पश्चिम में कहाँ तक जाता है? ताप्ती नदी। ठीक, और पूर्व में कहाँ तक जाता है? नागपुर। ठीक, तो इसका विस्तार अगर मैं आपको एग्जैक्टली पूछूं तो इसका विस्तार ताप्ती नदी से नागपुर और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर पश्चिम में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में नागपुर तक ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार जैसे मैं आपसे बताऊंगी, लिखेंगे कैसे, तो दक्कन के पठार का विस्तार दक्षिण में 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से
पश्चिम में ताप्ती नदी मुहाने, उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम में, ऊपर की साइड आ रहा है पश्चिम में, ठीक। उत्तर पश्चिम में ताप्ती नदी मुहाने से लेकर पूर्व में नागपुर तक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तारित है, ठीक। जिसका निर्माण कब हुआ है? जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से हुआ है। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन लिखने को आ जाती है कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कैसे निर्माण हुआ है, तो दक्कन के पठार का निर्माण या विस्तार दक्षिण में 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर उत्तर पश्चिम में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में नागपुर तक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के उद्भेदन से हुआ है, ठीक। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये इसका क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, ठीक। अब इसी दक्कन ट्रैप में कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप में कुछ पहाड़ियां ही पाई जाती हैं, जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक। ये पहाड़ियां यहाँ पर विस्तारित हैं। इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्कन के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां विस्तारित हैं। तो दक्कन ट्रैप की पहाड़ियां, पहली पहाड़ियां आती अजंता, दूसरी सतमाला, तीसरी बालाघाट, चौथी हरिश्चंद्र, ठीक। लगभग सतमाला, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र इस तरीके से फैली हुई है वहां पर दक्कन ट्रैप में। अब इनमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है ऐसा कि दक्कन के पठार में विस्तारित इन 4 चोटियों में से, इन 4 पहाड़ियों में से किसका विस्तार सिर्फ एक ही राज्य में है। मैं आपको बिल्कुल पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आया है वो चीज बता रहा हूँ, ठीक। कैसा कि दक्कन ट्रैप में स्थित पहाड़ियों में अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों में ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसका विस्तार सिर्फ एक ही राज्य में है? तो उसका आंसर है अजंता की पहाड़ी, सिर्फ एक ही राज्य में विस्तारित, बाकी ये तीनों दो राज्यों में विस्तारित है, ठीक है। वो आएगा मैटर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जो क्वेश्चन इन पहाड़ियों से रिलेटेड पूछा जाता है वो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, लगभग सभी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि दक्कन के पठार की, दक्कन के ट्रैप का सबसे ऊंची चोटी कौन, दक्कन के ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्कन के ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी है दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, जो कहां पर है? अहमदनगर के पास। अहमदनगर के पास स्थित, ठीक, अहमदनगर के पास स्थित है। इसकी कभी कभार ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है, ठीक, जो दक्कन के ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दक्कन के ट्रैप से कुछ नदियां भी निकलती हैं। तो एक यहाँ पर शहर पड़ता है नासिक, नासिक के पास एक चोटी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर चोटी, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर चोटी। इससे एक नदी निकलती है
उस नदी को हम जानते हैं गोदावरी के नाम से, गोदावरी नदी। जो जो आंध्रा के पठार के तेलंगाना वाले भाग से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से? दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप में कहाँ से? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर चोटी से। उसके अलावा एक नदी और निकलती है इससे, यहाँ एक चोटी पड़ती है, इसको मिटा देता हूँ, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी निकलती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी क्या करती है? कृष्णा नदी आंध्रा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं तेलंगाना का पठार, नीचे वाले भाग को कहते हैं हम रायलसीमा का पठार। ठीक है, तो आंध्रा के पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कृष्णा नदी कहाँ से उद्गम होता है उसका? दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप में कहाँ होता है? महाबलेश्वर चोटी से। ठीक, ये दो नदियां से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसके बाद इस क्षेत्र में दो दर्रे और पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में दो दर्रे भी मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं? नेचुरल पाथ बिटवीन टू माउंटेन्स, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों पर्वतों के बीच में प्राकृतिक रास्ता, जिसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? व्यापार में, आवागमन में, कई सैन्य गतिविधियों में भी उनका उपयोग किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा। तो मैंने दर्रे की क्लास ली थी आपके, हिमालयन दर्रे और दक्षिण भारत के दर्रे। तब मैंने ये दर्रे आपको नहीं बताए थे, पालघाट और बोरघाट। ठीक, अभी दो दर्रे और रह गए, सैनकोटा और थालघाट। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो दक्षिण पूर्वी प्रदेश में। तो पहला यहाँ दर्रा पड़ता है थालघाट। थालघाट दर्रा, ये जो थालघाट दर्रा है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक, और दूसरा जो दर्रा है वो है बोरघाट। ये दर्रा क्या है? किसको किससे जोड़ता है? ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, तो ये दो दर्रे हैं जो दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, दक्कन ट्रैप में विद्यमान है, बोरघाट और थालघाट। ठीक, थालघाट और बोरघाट दो दर्रे हैं जो आपके दक्कन के पठार में विस्तारित है। लगभग एक दर्रा यहाँ पर पड़ता है और एक दर्रा यहाँ पर पड़ता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी दक्कन के पठार के बारे में, जो आपसे MPPSC प्री में भी पूछा जा सकता है और MPSI में तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएंगे आपके, अगर ज्योग्राफी से का पोर्शन बढ़ाते हैं तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन आने लायक हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकते हैं, कौन सी नदियाँ निकलती हैं, दर्रों से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से इन पहाड़ियों से क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी MPSI में क्वेश्चन आया। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके दक्कन ट्रैप से रिलेटेड थी। अब हमारा प्रायद्वीपीय भारत के भाग दक्कन के पठार में सिर्फ एक चीज बची है, आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार जिसको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। उसमें कृष्ण नदी, गोदावरी नदी, पेन्नारू नदी, इन नदियों के बारे में जानकारी, कौन से खनिज मिलते हैं, और यहाँ पर खनिजों के बारे में भी लिख लें आप। खनिज कौन कौन से खनिज? लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट और मतलब इसी टाइप के धातु का धातु दोनों टाइप के खनिज मिलते हैं। यहाँ की मृदा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लावा से बनी हुई पूरा धरातली संरचना लावा से बनी हुई है। तो लावा के क्षरण से या बेसाल्टिक लावा के क्षरण से या अपरदन से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। इस काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? कपास की। इसी काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह की मिट्टी यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिए कि मिस आउट हो जाते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर लावा से निर्मित चट्टान है तो वहाँ काली मिट्टी ही पाई जाएगी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, लोहा मिलता ही है, क्रीटेशियस काल के
संरचना है तो धात्विक और अधात्विक दोनों टाइप के खनिज मिलेंगे यहाँ पर। तो सारे बेसिक क्वेश्चन है, आप भी लगा सकते हो, मैंने हालांकि बता दिया आपको। तो ये सारी जानकारी आपको द स्क्रीन ट्रैप से रिलेटेड थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा है वीडियो, और इसमें क्या कमी रह गई है, आप मुझे अपने कमेंट्स जरूर दें। आप कमेंट्स में इस बारे में मुझे जरूर बताएं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है। आगे हमारा आंध्रा का पठार है, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी दबा के करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से आपको सभी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।